सोचिए, पटना के बीचों बीच विधायक के क्वार्टर से अचानक एक कार निकलती और जब दरवाजा खोला जाता है तो अंदर बैठी होती है 2 लाख लड़की, अर्धनग्न लड़का पूरी तरह निर्वस्त्र। और ये कोई आम घटना नहीं है, ये बिहार की राजनीतिक से जुड़ा वो काला सच है जिसे आज भी लोग जंगल राज की निशानी कहते हैं। आज हम बात करेंगे 1999 के शिल्पी जैन और गौतम सिंह मर्डर केस की। एक ऐसा केस जो रहस्य, राजनीतिक और सत्ता की हनक से इतना उलझा हुआ है कि आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाई। तारीख थी 3 जुलाई 1999। जगह पटना फ्रेजर रोड, एमएलए क्वार्टर नंबर 12। वहां खड़ी एक मारुति जैन कार से आती बदबू पर लोगों का ध्यान गया। जब गाड़ी का दरवाजा खोला गया तो अंदर 2 शव थे। शिल्पी जैन, उम्र 19 साल, लड़की अर्धनग्न अवस्था में पाया गया। साथ ही उनका दोस्त गौतम सिंह, उम्र 21 साल, युवक पूरी तरह नग्न में था। शिल्पी जैन मिस पटना भी रह चुकी। यह नजारा देखकर सब हैरान रह गए। सवाल उठने लगे, क्या ये इश्क की कहानी खुद अंत था या किसी साजिश का शिकार। पुलिस ने शुरुआत में कहा दोनों की मौत दम घुटने से हुई है। दावा था कि कार एसी चालू था और अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाने से दोनों की जान गई। लेकिन यही से कहानी उलझने लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि शिल्पी के शरीर पर जबरदस्ती और यौन शोषण के संकेत थे। सीमेन की कई सैंपल पाए गए, यानी एक से ज्यादा शख्स शामिल हो सकते थे। विशेषज्ञ रिपोर्ट में जहर पोषण की संभावना भी जताई गई। तो क्या ये प्यार करने वाले 2 लोगों की आत्महत्या थी या गैंगरेप और मर्डर? कार जिस एमएलए क्वार्टर में खड़ी थी उसका रिश्ता साधु यादव नाम से जुड़ा था। साधु यादव उस समय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सगे भाई थे। आरोप लगे कि शिल्पी को पार्टी से जुड़े नेताओं के चंगुल फंसाया गया। डीएनए टेस्ट के जब सैंपल मांगे गए तो कई नेताओं ने खून का नमूना देने से इनकार कर दिया। यहीं से लोगों को शक हुआ कि कहीं इस केस को राजनीतिक ताकत दबा तो नहीं रही। दबाव बढ़ने के बाद केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने भी नमूने जांची रिपोर्ट बनाई, लेकिन 2003 में उन्होंने केस को डबल सुसाइड बताकर बंद कर दिया। सोचिए, पोस्टमार्टम में बलात्कार के सबूत, जहर की संभावना, राजनीतिक कनेक्शन, सब कुछ सामने आने के बावजूद फाइनल रिपोर्ट आत्महत्या आई। अगर यह आत्महत्या थी तो शरीर पर चोट और जबरदस्ती के निशान क्यों थे? अगर ये मर्डर था तो आरोपियों को सजा क्यों नहीं मिली? अगर साजिश थी तो किसने सबूत मिटाया? अगर 25 साल बाद भी ये सवाल अनुमोदित है। कानून के रूप से केस आज भी डबल सुसाइड माना जाता है, लेकिन शिल्पी और गौतम के परिवार अब भी मानते हैं कि ये मर्डर, गैंग और रेप केस था। बिहार की राजनीति में जब जब जंगल राज की चर्चा होती है, एक केस एक काली निशान बनकर सामने आ जाता है। शिल्पी और गौतम की मौत आज भी बिहार की राजनीति का वो रहस्यमय है जिसका सच शायद कभी सामने नहीं आ पाएगा। लेकिन एक सवाल अब भी जिंदा है, क्या इंसाफ सिर्फ ताकतवरों का होता है और आम लोग का आंकड़ों में दर्ज हो जाता है? आज 2025 में विधानसभा लोक चुनाव में एक और यह केस एक बार और उखड़ कर आ गई है। एक 19 साल की लड़की थी, मॉडलिंग करती थी, नाम था शिल्पी जैन। मिस पटना रही शिल्पी, कंप्यूटर क्लास जा रही थी। रास्ते में किडनैप कर ली गई। अगले दिन पटना के फ्रेजर रोड के क्वार्टर नंबर 12 में मिली। शिल्पी और उसकी दोस्त गौतम की लाश मिला। वह साधु यादव का था जो गली में पाया गया, यानी तेजस्वी यादव के मामा और लालू यादव के साले, राबड़ी देवी की भाई। वह उस वक्त मुख्यमंत्री थी। 26 जुलाई 1999 का हुआ था। आरोप लगा शिल्पी के साथ गैंग रेप हुआ। उसकी दोस्त गौतम की भी हत्या हुई। मामला सीबीआई को गया और रिपोर्ट में सुसाइड बताया गया। अब चुनाव से पहले यह मामला फिर से खबरों में आ गया है। जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने कहा है, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से कहा कि वह उस मामले में आरोपी थे कि नहीं। दरअसल आरोपियों में से एक का नाम राकेश कुमार है। प्रशांत किशोर का कहना है कि राकेश कुमार ही पर सम्राट चौधरी है, यानी गंगाधर की शक्तिमान है। प्रशांत ने पहले भी कहते रहे, सम्राट ने बार बार नाम बदलते रहे, कभी राकेश कुमार तो कभी सम्राट मौर्य तो कभी सम्राट चौधरी रखे। लेकिन सम्राट चौधरी कहते हैं वह राकेश मैं नहीं, राकेश तो कोई और है। बिहार में पुरानी पत्रकारिता करने वाले लोग, आपने शिल्पी गौतम के रेप और हत्याकांड की कहानी सुनी होगी। आपने सुना होगा कि लालू जी के जंगल राज का जब चरम सीमा था, जितनी यहाँ माताएं बहनें हैं जो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, स्वच्छ छवि वाले बिहार में रहने वाले लोग हैं, याद कर लीजिए शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर के लड़के को और शिल्पी गौतम के साथ ऐसा आरोप लगा था कि
कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। साधु यादव पर उसका आरोप लगा था, बड़ी हंगामा हुआ, सीबीआई में केस गया। मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें, उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे। इनका सीबीआई ने इनको अभियुक्त के तौर पर इनकी जांच की थी कि नहीं, उस मुकदमा में इनको नामजद संदिग्ध बनाया गया था कि नहीं, ये सीधा आपको बता रहे हैं। ये आए और ये पूरा केस तब के भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी जी ने उठाया था। अब देखिए, वो आइसक्रीम बेचने वाले का नाम था राकेश, वो आइसक्रीम बेचता था बेचारा, वो है रहने वाला हाजीपुर। अब इसको कहां कहां से बुद्धि दे रहा है। शिल्पी गौतम कांड में पूरी तरह जांच सीबीआई ने किया और हम लोग को तो पता भी नहीं है। और जिस राकेश की बात वो करते हैं वो तो हाजीपुर का रहने वाला है। अरे भैया, इन लोग को कुछ पता नहीं है बिहार के बारे में। बिहार का रहने वाला है, पूरे देश को लूट के आया है। सम्राट चौधरी को लेकर प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं कहीं गटमट न हो जाए, इसलिए आपको बता दे, मर्डर की आरोपियों और झूठी उम्र बताने वाला जो आरोप प्रशांत ने लगाया है वह मामला शिल्पी जैन वाला नहीं है। हालांकि वह तारापुर का मर्डर केस है। उसको लेकर जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने आरोप लगाते हैं कि खुद को नाबालिग बताया ताकि वह बालिग थे। वह सम्राट चौधरी बालिग नाबालिग वाले बातें पर साफ जवाब नहीं देते हैं। सम्राट चौधरी कहते हैं कि उन्हें लालू प्रसाद ने फंसाया था। तारापुर केस नंबर 44/1995, नोट कर लीजिए, 44/1995 में 7 लोगों की हत्या हुई, उसमें ये अभियुक्त हुए। और जो केस है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 24/4/1995 को इन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक एडमिट कार्ड सबमिट किया जिसमें बताया गया कि KNVMH सम्राट, ये स्कूल का नाम है, कुमार सर एक स्कूल का नाम है जहां से ये एडमिट कार्ड इशू हुआ है। सम्राट चंद्र मौर्य, पिता का नाम शकुनी चौधरी, डेट ऑफ बर्थ 1/5/81, रिजल्ट फेल, नंबर आया 268, कैटेगरी प्राइवेट। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो सम्राट चौधरी ने जमा किया है, जिसमें ये बताया है इनका डेट ऑफ बर्थ 81 है, उसके हिसाब से 95 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नाबालिग होने के नाम पर इनको वहां से राहत दी। इनको जेल से निकाला गया क्योंकि ये 15 साल के थे और कानूनन 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अभियुक्त के तौर पर जेल पर नहीं रखा जा सकता था। अब ये बात तो पब्लिक की जानकारी में है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इनको आज अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 2020 का जो सम्राट चौधरी ने अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया है, इसमें अपना उम्र इन्होंने बताया है 51 साल। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है। इन्होंने अपना उम्र बताया 2020 में 51 साल। इसका मतलब है कि 2020 - 26, तो 1995 में इनका उम्र था 25 साल, 26 साल। तो 26 साल के उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से गलत सर्टिफिकेट के आधार पर नाबालिग होने के नाम पर अभियुक्त होने के बावजूद, ध्यान दीजिए, अभियुक्त होने के बावजूद इनको जेल से बरी कर दिया गया था कि ये 15 साल के हैं, जबकि इनका अपना डॉक्यूमेंट बता रहा है कि उस समय 26 साल के थे। नौसिखिया नेता है। मैं 1995 में
हम लोगों को जेल में डाला। मेरे घर के अनाज में लालू प्रसाद के गुंडे या पुलिस ने पेशाब कर दिया, हमारे घर के कुआं में पेशाब कर दिया, हमारे परिवार के 22 लोग जेल में रहे। नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ये 7 किलोमीटर तक मेरे लिए आंदोलन करते रहे, पैदल चले, और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार की सरकार, तत्कालीन सरकार लालू प्रसाद जी पर कार्रवाई किया और प्लेंटी दिया हमारे परिवार। आरोप तो बेहद गंभीर है। बिहार के डिप्टी सीएम मर्डर केस में आरोपी थे, झूठी उम्र बता के बच निकले। लेकिन सवाल है, मंत्री अशोक चौधरी की तरह सम्राट चौधरी प्रशांत किशोर पर मानहानि का दावा क्यों नहीं करते। अब आते हैं अशोक चौधरी पर, जो बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री है, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। अवैध तरीके से 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाने के आरोप के बाद उन्होंने प्रशांत किशोर पर 100 करोड़ का मानहानि किया। प्रशांत अब कह रहे हैं 7 दिन में वापस केस नहीं लिया तो 500 करोड़ का प्रॉपर्टी का खुलासा करेंगे। और अब इस मामले में उनकी बेटी सांसद सानवी और उनके सास ससुर का नाम भी ले लिया गया है। सानवी भी खुल के खुलासा नहीं कर रही। विकास ट्रस्ट से, न्यास से लोग आकर ये बताएं कि पिछले 1-1.5 साल में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में उस न्यास के माध्यम से कैसे खरीदी गई है। उसमें मुख्य सचिव, यहाँ बिहार के मुख्य सचिव जो हैं, उनके परिवार की महिला हैं, तो अभी इनकी जिम्मेवारी है। मुख्य सचिव यहाँ पर प्रत्यय अमृत हैं, इनकी सास है, मुन्ना जी इनकी सास है, प्रत्यय अमृत की सास है, इनकी सासू माँ है, और जियालाल आर्य जी और अनिता कुणाल, ये तीनों लोग बताए। इन्होंने कहा किशोर कुणाल जी का नाम बहुत बड़ा है, तो किशोर कुणाल जी के नाम पर ही कम से कम उनके नाम को दागदार मत कीजिए। समाज ने उनके नाम की बड़ी प्रतिष्ठा है। राजनीति के स्तर को गिरा रहे कि आप राजनीतिक लड़ाई में परिवार को भी लेकर के आ गए हैं, परिवार पे आप आरोप भी लगा रहे हैं, आप पर्सनल अटैक भी कर रहे हैं। बोलने को बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन बोलने के लिए मतलब हम इधर से बोलेंगे और फिर वो उधर से बोलेंगे, और इसका कोई अंत नहीं है। पर हाँ, जहां तक ट्रस्ट की बात है, ट्रस्ट अपना पक्ष भी रखेगी। ट्रस्ट ने पहले भी, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर और हम तीनों पहले भी मीडिया में आके कहें कि ये आरोप बेबुनियाद है, ये झूठे आरोप हैं, इसका कोई आधार नहीं है, कोई इस आरोप की कोई एक होता ना बेस। वही बीजेपी नेता प्रशांत किशोर पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी को सेल कंपनी को जरिए पैसा मिला है। प्रशांत किशोर इस पर कहते हैं सलाह देकर उन्हें 241 करोड़ रुपया हासिल किए, 20 करोड़ का इनकम टैक्स भी दिया। बिहार में चुनाव होने से सब कुछ चीजें साफ होने की उम्मीद है। जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है, यानी केस ही सम्राट चौधरी है। अशोक चौधरी को मानहानि केस करने का शौक होगा या नहीं। और सबसे बड़ी यह भी, नेताओं की नींद उड़ा रही जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर कितनी सीटें हासिल इस बार विधानसभा चुनाव में करेंगे, वो भी हासिल कर पाएंगे या नहीं। नमस्कार, मैं सन्नी महतो। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।